माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामे नसीम, को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्जनल इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन मैं आपके सामने प्रूव करूंगी, एक एक पॉइंट, एक एक चीज को मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल वीडियो हो जाएगी ये आपके लिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बट उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, जल्दी से जाइए, मेरे वाले नोट्स सर्च करिए, ज्वाइन कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अब फायदा क्या होगा ग्रुप ज्वाइन करने से? आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगी और एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है। आई एम गोइंग टू टेक अ शाफ्ट, वन साइड इज फ्री एंड अनदर साइड इज फिक्स्ड। ओके, अब क्या करेंगे इस पे? आई एम गोइंग टू अप्लाई अ टॉर्क, अ ट्विस्टिंग मोमेंट T। ओके, जस्ट इमेजिन अगर ये जो शाफ्ट है ये एक साइड से फिक्स्ड है और दूसरे साइड से आप ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ओके, वन साइड से फिक्स है, अनदर साइड से जब आप ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करोगे तो इस पे क्या आएंगी? शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। ओके, इस पे ट्विस्टिंग होगी। ये रॉड जो है, ये जो शाफ्ट है, ये क्या होगी? रोटेट होगी। जब ये शाफ्ट रोटेट होगी तो सपोज कर लीजिए, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A। ओके, जब ये शाफ्ट जो है, जब ये रोटेट होगी तो आपको खुद दिख रहा है, अगर मैं इस मार्कर से आपको थोड़ा सा इमेजिन कराने की कोशिश करूं, तो अभी ये जो कैप पर ये जो एक्स्ट्रा ये लगा है, ये जो यहाँ पर ये जो आपको ये प्लास्टिक दिख रही है, जब इसको आप रोटेट करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। सिमिलर कंडीशन में अगर आप ये B पॉइंट को देखोगे एंड व्हेन वी अप्लाई दिस T twisting moment, this point B will shift from this point to this point. Okay, so let us suppose this is point B dash. अब जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो प्लेन मैंने बनाया है ब्लैक कलर से, ये भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो प्लेन जब ये शिफ्ट होगा तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो प्लेन है ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा B डैश पर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से ये डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस भी आपको क्या मिलने वाली है? ये डिस्टेंस भी आपको मिलने वाली है R। सपोज दिस एंगल इज गामा, ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा। अब मैं बताती हूँ ये थीटा क्या होता है एंड गामा क्या होता है। हेयर थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, हेयर थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट and gamma is the shear strain. Okay, theta is the angle of twist and gamma is the shear strain. Now just imagine अगर आपने ये ट्विस्टिंग मोमेंट T लगाया और इस पर्टिकुलर शाफ्ट को रोटेट करा, तो आपको दिख रहा होगा, you can see that molecular displacement is directly proportional to the radius. How? Molecular displacement is directly proportional to the radius of this particular shaft, because आप यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट O पर कोई भी molecular displacement नहीं हुआ and at point O radius is 0, the value of R is 0. Okay, अब जैसे जैसे आपने क्या करा, जैसे जैसे आप अभी सर्किल को जरा सा और अलग से जूम करके देखिए, ये पॉइंट आपको B मिला है, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज B डैश। When we observe this particular diagram, at point O, radius is 0. Okay, radius continuously increase कर रही है, और जब हम लोग circumference पर पहुंचेंगे शाफ्ट की, तो सबसे ज़्यादा molecular displacement मिल रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसको B1 मान लो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा B1 डैश। The distance between B1 and B1 डैश is very less. Okay, उसके बाद जब आप यहाँ पर देखोगे B2 डैश, तो क्या हुआ? जैसे ही आपने R की वैल्यू बढ़ाई, R जैसे ही बढ़ा, आपका मोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन B2 एंड B2 डैश इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B1 डैश। ओके, तो वी कैन से दैट मोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज शेयर स्ट्रेस? Shear stress is the resistance stress. Okay, shear stress occur to resist this molecular displacement. पिक्चर में shear stress क्यों आती है? shear stress क्या है? Internal resisting force per unit area. तो resist करने के लिए जो displacement होता है body में, उसको resist करने के लिए shear stress develop होती है. तो we can say that
shear stress is directly proportional to the radius. ओके तभी मैंने आपसे बोला था ना शेयर स्ट्रेस जो है वो लीनियरली वेरी करती है. जब r जीरो है तो शेयर स्ट्रेस भी जीरो है, क्योंकि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. शेयर स्ट्रेस जो है वो लीनियरली वेरी करती है. ओके तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r. नाउ आई एम गोइंग टू लेट शेयर स्ट्रेस इज टाउ, तो सो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. Tau is equal to k into r, where k is the proportionality constant. This is our first equation. Okay, so I am going to find this k value. Let's take total external moment is directly proportional to the, is equal to the टोटल इंटरनल मोमेंट. ओके जब आप इस पे मोमेंट इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे तो टोटल एक्सटर्नल मोमेंट इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल मोमेंट. व्हाट इज टोटल एक्सटर्नल मोमेंट? टी, बिकॉज हम लोगों ने टी अप्लाई करा था, तो टी हमारा क्या हो गया? टोटल एक्सटर्नल मोमेंट. तो यहां पर आप लिख दो टी इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल मोमेंट? इंटर मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके तो फोर्स अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं टाउ इनटू डीए. ओके टाउ इनटू डीए यानी स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, एंड व्हाट इज डिस्टेंस? आर. ओके तो अगर आपको टोटल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, बिकॉज दिस इज फॉर स्मॉल सेगमेंट. अब आप इसे अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट इंटरनल मोमेंट. ओके अब यहां पर मैं क्या करूंगी? t इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ टाउ, दैट इज k इंटू आर. सो वी गेट k इंटू आर इंटू डी ए इंटू आर. k और k को आप बाहर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी ए. दिस आर स्क्वायर इंटू डी ए इज कॉल्ड एरिया मोमेंट ऑफ inertia. Okay, this r square into dA is called area moment of inertia, or it is also called polar moment of inertia. Okay, अब आप एक बार ये डेरिवेशन सीख लोगे ना तो आपको कभी भी दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसीलिए मैं इतना स्लो लेके चल रही हूँ. सारी चीजें एक एक पॉइंट आप अपने सामने देख रहे हो कि किस तरीके से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ओके तो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करने के लिए शेयर स्ट्रेस आएगी. दैट्स व्हाई शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट. तो यहाँ पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से. ओके तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? टी इज इक्वल टू k into j. Now I am going to find the value of this k, that is t by j. Put this value in equation. First we get tau is equal to t by j into r. This is our first important equation. Okay, now I am going to use Hooke's law. Let's see what we'll get. According to Hooke's law, sigma is equal to E into epsilon, where sigma is the longitudinal stress, E is the Young modulus of elasticity and epsilon is the strain. Okay, अगर हम लोग shear stress के टर्म में लिखें इसी इक्वेशन को तो हमें मिलेगा tau is equal to gamma into g. Okay, where tau is the shear stress, gamma is the shear strain. Okay, याद रखिएगा gamma is the shear strain and g is the modulus of rigidity. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? I am going to take दिस सेगमेंट. जब आप इस सेगमेंट को कंसिडर करोगे तो आपको दिख रहा होगा, इस सेगमेंट को आप कंसिडर करिए. ये पॉइंट O है आपके पास, दिस पॉइंट इज B, B डैश, एंड दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द शाफ्ट. ओके उसके बाद जब आप ये ड्रॉ करोगे तो आपको मिलने वाला है दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज A, और ये इस तरीके से दिस इज द आर रेडियस, दिस इज एल लेंथ, एंड दिस एंगल इज गामा एंड दिस एंगल इज थीटा. अब आप क्या करो, यहां पर जो आपको गामा दिख रहा है ये गामा क्या है? ये गामा इज द एंगल. ओके शेयर स्ट्रेन हमारा एंगल है. तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाती हूं.
तो यहां पर हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू जी इंटू tan गामा, ओके, बिकॉज tan गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा। अगर कोई भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लेते हैं जैसे cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, उसी तरीके से जब tan गामा लेते हैं तो tan गामा हमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा ही देता है। तो मैंने क्या करा, रिप्लेस कर दिया गामा को tan गामा से, ओके। अब यहां से अगर आप मुझसे पूछो कि tan गामा क्या होगा तो मैं बोलूंगी tan गामा इज इक्वल टू BB dash upon L, okay. Now put this tan gamma value, tau is equal to G B dash upon L, okay. अब फाइंड करिए आप BB dash की वैल्यू, तो BB dash की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू B dash अपॉन R, ओके। तो यहां से आप BB dash की वैल्यू निकालिए, आपको मिलेगा थीटा इंटू R। आई एम गोइंग टू पुट दिस BB dash वैल्यू इन माई इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू G by L इंटू थीटा इंटू आर, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हो एक इक्वेशन आपके पास ये है, अगर यहां से आप इक्वेशन बनाओगे तो आपको मिलेगा टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे, ओके। ये दिस इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और यहां से आप देखोगे तो टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, दिस इज आवर सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर दीज टू इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वी गेट टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू T by J is equal to G theta by L, okay. So this is called torsional equation, okay. इसी को ही हम लोग torsional equation बोलते हैं। T upon J is equal to tau upon R is equal to G theta by L, where tau is the shear stress, R is the radius, T is the torque या twisting moment, J is the polar moment of inertia, G is the modulus of rigidity, theta is the angle of twist and L is the length of the shaft, okay. अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं आपको angle of twist निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिमेन का जिस पे ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, जिस पे कपल्स लग रहे हैं, उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो उसे देखिएगा। इफ आई अरेंज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी गेट tau upon R is equal to T upon J is equal to G theta by L, okay. I am going to take these two terms, then we get TL upon G into J, ओके। जिस तरीके से एक्सियल लोडिंग में हम लोगों ने जब हम लोगों ने इलोंगेशन निकाला था, तो इलोंगेशन में मैंने आपको दो क्राइटेरिया दिए थे, इफ T G एंड J, ओके। जरा सा मुझे इलोंगेशन की इक्वेशन लिखने दीजिए, वो मैंने प्रूफ करी थी PL अपॉन AE, और वहां पर मैंने बोला था इफ P A एंड E इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ओके। तो सिमिलर कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, जिस तरीके से आपको इलोंगेशन की इक्वेशन मिली थी उसी तरीके से आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट की इक्वेशन मिली। तो ये इक्वेशन वैलिड होगी इफ T G एंड J इज कांस्टेंट, ओके, इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू L। अब अगर कांस्टेंट नहीं हुए, ओके, तब क्या करेंगे, तब क्या ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे? यस, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यूज करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि मैं क्या लिखने वाली हूँ। हम लोग ये इक्वेशन तो यूज करेंगे बट फॉर अ स्मॉल सेगमेंट, ओके। तो स्मॉल सेगमेंट के लिए कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन T dx अपॉन G इंटू J फ्रॉम 0 to L, okay. तो this is our second equation, this is our first equation for angle of twist. This equation we will use if T, J and tau, if T, G and J is constant with respect to length, if T, G and J is variable with respect to लेंथ, ओके। अगर ये हमारा वेरिएबल हुआ तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास सॉलिड शाफ्ट है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी मिलेगी, ओके। ये एंगल ऑफ ट्विस्ट तो आपको समझ आ गया। जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी, बट अभी क्या करने जा रही हूँ मैं करने जा रही हूँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको निकालने सिखाऊंगी कि हॉलो शाफ्ट हुआ तो किस तरीके से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, एंड अगर हमारा सॉलिड शाफ्ट हो तो किस तरीके से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं ये दो टर्म्स को यूज करूंगी और आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल के दिखाऊंगी
तो आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट केस फॉर सॉलिड शाफ्ट, ओके, फॉर सॉलिड शाफ्ट। तो इसके लिए क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन जे इंटू आर। वट इज द वैल्यू ऑफ जे? जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फॉर सॉलिड शाफ्ट लेट इट्स डायमीटर इज स्मॉल डी, तो पाई बाई 32 इंटू डी टू द पावर 4। ओके, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड शाफ्ट इज पाई बाई 32 इंटू डी टू द पावर 4। अब आप खुद सोचो, अगर सॉलिड शाफ्ट है तो कहाँ पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगी? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपको मिलने वाली है सरकमफेरेंस पर, बिकॉज शेयर स्ट्रेस क्या थी, लीनियरली वेरी कर रही थी, 0 एट द सेंटर, नॉन यूनिफॉर्म थी, एंड मैक्सिमम एट द सरकमफेरेंस। तो एट आर इज इक्वल टू, मतलब आर की वैल्यू अगर आप लोगे, आर पर लोगे, सरकमफेरेंस पर चले जाओगे तो आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिल जाएगी। तो आपको मिलने वाला है टाउ मैक्स इज इक्वल टू टी अपॉन पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, एंड वी कैन राइट दिस आर इज डी बाई 2, ओके, बिकॉज डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस रेडियस। ओके, तो यहां पर आपको जो मैक्सिमम मिलने वाला है ये आपको मिलेगा 16t अपॉन पाई डी क्यूब। ओके, आप इसे सॉल्व करिएगा, आपको यही मिल जाएगा 16t अपॉन पाई डी क्यूब, बिकॉज दिस 32 ऊपर चला जाएगा, 2 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको 16 मिलेगा, और एक d जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हॉलो शाफ्ट की बात करें, सो हमारा फर्स्ट केस हो गया। अगर मैं आपसे हॉलो शाफ्ट की बात करूँ कि हॉलो शाफ्ट के केस में क्या होगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2 डायामीटर्स आ जाएंगे। आई एम गोइंग टू टेक हॉलो शाफ्ट। ओके, हॉलो शाफ्ट में क्या होगा, यहाँ पर हमारा मटेरियल होगा और अंदर से ये क्या होगा, हॉलो होगा। तो यहाँ पर आपको 2 डायामीटर मिलने वाले हैं। फर्स्ट इज द इंटरनल डायामीटर डी आई एंड सेकेंड इज द आउटर डायामीटर डी नॉट। ओके, let internal diameter is di and outer diameter is d naught. Now what is the value of tau? Tau is equal to t upon j into r. And what is the value of polar moment of inertia for hollow shaft? So the value of j for hollow shaft is pi by 32 d outer to the power 4 minus d inner to the power 4. अब आपको पता है ये जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी ये आपको मिलने वाली है सरकमफेरेंस पर। तो यहाँ पर r की जगह आप क्या रखोगे, r की जगह रखोगे d आउटर बाई 2। ओके, सो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर 2 डायामीटर है, कौन सा डायामीटर रखना है, आपको पता होना चाहिए जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो आपको सरकमफेरेंस पर ही मिलेगी। तो आपको क्या रखना है, r की वैल्यू d आउटर बाई 2। ओके, यहाँ पर चलिए हम लोग टाउ मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ tau max t upon pi by 32 d outer to the power 4 minus d inner to the power 4 into d outer by 2. Now solve this value, 16t upon pi, I am going to take out this d outer to the power 4, then we get d inner upon d outer to the power 4, okay, into d outer. ये डी आउटर इस एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 16t अपॉन पाई डी आउटर क्यूब 1 माइनस बीटा टू दी पावर 4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? द वैल्यू ऑफ बीटा इज डी इनर अपॉन डी आउटर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मैंने कैसे निकाली। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं करी जो आपको रटनी हो या आपको अननेसेसरी समझनी पड़ी हो। ओके, मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ को आपके सामने क्लियरली रखा है, चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है मैंने आपको कि किस तरीके से मैंने सबसे पहले टॉर्जनल इक्वेशन प्रूव करा। तो आपको याद क्या क्या रखना है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर is equal to g theta by L. You can take small r और कैपिटल R both. ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखिएगा R is the radius of this particular shaft. ओके, उसके बाद आपने एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू निकाली TL अपॉन जी जे, एंड सेकेंड इज द इंटीग्रेशन T dx अपॉन G इंटू जे 0 to L. उसके बाद आपने सॉलिड शाफ्ट के लिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करी 16t अपॉन पाई डी आउटर क्यूब, और हॉलो शाफ्ट के लिए आपने प्रूफ करी 16t अपॉन पाई डी
outer cube 1 minus beta to the power 4 and what is the value of beta? D inner upon D outer. Beta always less than 1 because outer diameter is always greater than inner diameter. तो आपने जितनी भी वीडियो देखी ओके उसमें जो समरी है वो सिर्फ इतनी है, तो आपको सिर्फ इतने टर्म्स याद रखने हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी तब जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको बस ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो बड़े से बड़े कन्वेंशनल क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करोगे बिना किसी प्रॉब्लम की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।